ठीक है सब लोग। हाँ, तो आज संडे को हम लोग, आपको पता है कि हर संडे को आप लोग का थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब टच में रहने के लिए, अपडेट में रहने के लिए कुछ क्वेश्चंस का रिटर्न एग्जाम करवाते हैं आप लोग को। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को अपडेट करने के लिए एग्जाम कराते हैं। तो उसी के तहत आज आप लोग का जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती का जो रिटर्न होना है, उसको ध्यान में रखते हुए केवल उत्तराखंड जीके और जीएस जनरल स्टडी, उसका हम लोगों ने इसमें 30 क्वेश्चंस को शामिल किया गया। जो अगले रिटर्न एग्जाम होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो सामान्य हिंदी है तो उसके क्वेश्चन उसमें शामिल करेंगे। तो आज के क्वेश्चन में केवल हमने उत्तराखंड जीके और जीएस को ही शामिल किया गया। ठीक है, तो जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या हमें पढ़ने चाहिए। तो 30 क्वेश्चन हमने आज कवर करेंगे। हो सकता है इसमें से आप लोगों ने पढ़ाई तो कर रहे हैं, हो सकता है ये आपने नहीं पढ़े तो आपके ये कवर हो गए, ये आपको याद हो जाएंगे, मतलब कि हाँ मैंने ये 30 क्वेश्चन भी कवर कर लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को इनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप सबके पास हार्ड कॉपी है ना? हाँ चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, जो हमारी गंगा नदी है आपको पता है, ठीक है, गोमुख से निकलती है और बहुत सारे जगह से होते हुए जब निकलते हैं, हरिद्वार होते हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय नदी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, उसका ईयर यहाँ पर दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नवंबर 2008, 2 नवंबर 2008, 3 नवंबर 2008 और 4 नवंबर 2008 को। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो किस सन में इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी घोषित करने का मतलब है कि ये पूरी देव नदी है, इसको प्रदूषण मुक्त करना है, इसके जिस जिस जगह से ये होके गुजर रही है इसको पुनर्जीवित करना है। ये हमारी क्या है, राष्ट्रीय धरोहर है। तो इसको बनाए रखने के लिए मनमोहन सरकार में, उनकी अध्यक्षता में, उस समय वो प्रधानमंत्री थे सन 2008 में, तो उनकी अध्यक्षता में क्या कहते हैं, जो हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड है, उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय नदी हो गया। ठीक है, तो ये मनमोहन की अध्यक्षता में, अगर हो सकता है डिफिकल्टी लेवल ज्यादा पूछा तो हो सकता है अध्यक्ष पूछ ले किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 नवंबर 2008। आप टिक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी, 4 नवंबर 2008 गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, और जो भी प्रधानमंत्री होंगे, राइट नाउ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो अभी जो इसकी जो समिति बनाई गई है, जो इसको अध्यक्षता में हुआ, उसके अभी प्रधानमंत्री होंगे। जो नमामि गंगे और प्रोजेक्ट आप मोदी सरकार के आने के बाद 2014 में हुआ, तो उसकी भी अध्यक्षता। अच्छा, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो हैं वो हेमा मालिनी है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, जो हमारी उत्तराखंड, राज्य का मतलब है यहाँ पर उत्तराखंड, तो इस राज्य में बहुत सारी नदियां हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पानी जिसके अंदर है, जल प्रवाह, ठीक है, वो कौन सी नदी है? पिंडर नदी, जो आपके पिंडारी ग्लेशियर और क्या कहते हैं थराली होते हुए कर्णप्रयाग में मिलती है, रामगंगा, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा जल प्रवाह है? अलकनंदा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली जो नदी है हमारे राज्य उत्तराखंड की, वो कौन सी है? अलकनंदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो बड़ी नदी होती है, जैसे जब सतोपंथ वहां से झील, वहां से जब बद्रीनाथ से ऊपर जो सतोपंथ है वहां से अलकनंदा जब निकलती है, उसके बाद छोटे छोटे अलग अलग जगह पे छोटी छोटी नदियां उसमें मिलती हैं। ठीक है, चाहे आप क्या कहते हैं, जो फूलों की घाटी से लेके कहें, जोशीमठ से लेके कहें, उसके बाद चमोली में जब हम आते हैं आगे, फिर उसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है, उसके बाद आगे जाके रुद्रप्रयाग में अलग अलग छोटी नदियां, तो ये सब अलकनंदा ही कहलाती है क्योंकि वो बड़ी नदी है। जब छोटी नदियां क्या होती हैं, उदाहरण दिया था गोमती और सरयू का, तो हम जैसे ही संगम बागनाथ पे इनका संगम होता है, उससे आगे तहसील में या बिलौना में इसको क्या कहेंगे, गोमती कहेंगे या सरयू? सरयू कहेंगे। तो वैसे ही अलकनंदा में भी है।
बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, बट जब तक वो गंगा में देवप्रयाग में रहे तब तक वो अलकनंदा ही है। देवप्रयाग के बाद जब सब नदियां भागीरथी, भिलंगना या जो भी अदर अलग अलग जगह से आ रही हैं, केदारनाथ से आ रही है, वहां से आ रही है, जब देवप्रयाग के बाद निकलती है उसके बाद गंगा कहलाती है, तब तक अलकनंदा है वो, जितनी भी नदियां मिल रही है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें। तो अलकनंदा इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्षेत्रफल की सबसे बड़ा बुग्याल, क्षेत्रफल जिसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे बुग्याल के नाम दिए गए हैं। औली है जो जोशीमठ के निकट है, आपको पता है। रूपकुंड जिसे मिस्ट्री ऑफ लेक भी कहा जाता है, रूपकुंड को आपको पता है। बेदनी बुग्याल एंड फूलों की घाटी जो पूरे विश्व धरोहर है हमारी, ठीक है, उसका। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? डेफिनेटली बेदनी बुग्याल, एंड इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट चमोली। ये चमोली में बेदनी बुग्याल, आप अगर वो खोज करें यही नियर थराली से ऊपर अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा बुग्याल है। यहीं से क्या होती है, जो हमारी सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी पैदल लंबी यात्रा है नंदा देवी राजा, जो प्रत्येक 12 वर्ष है, यहीं से लास्ट में यहीं से होकर गुजरती है जब हिमालय की ओर प्रस्थान करती है। ठीक है, तो बेदनी बुग्याल इज द सबसे बड़ा बुग्याल है, लार्जेस्ट बुग्याल इन। बुग्याल आपका एक घास का मैदान, बुग्याल मतलब एक घास का मैदान, और बहुत सारे मैदान होते हैं, पूरा एरिया खुला रहता है, उसमें कोई पेड़ नहीं रहते हैं। ठीक है, बड़ी घास रहती है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ मतलब कोई ऐसा पूरा पूरा मैदान खाली, जहां तक देखेंगे आप केवल मैदान ही मैदान दिखेगा। चारागाह जिसे बोलते, पहले से लोग अपने जो भी क्या कहते हैं पशु वो होते थे, भेड़ बकरियां वगैरह होते थे, वो बुग्यालों में ले जाते थे, वहां पर ही रहते थे कई महीने तक, वहीं वो करते। ठीक है, तो बुग्याल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोशीमठ से औली हेतु एशिया का सबसे बड़ा रोपवे को चालू किया गया, आपको पता है। अब रोपवे मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं, जैसे नॉर्मली भाषा में ट्रॉली में जाना दिखे, ट्रॉली आप सभी लोगों ने देखा है ना। तो एक तो सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा क्या है, रोपवे है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है, 4 से थोड़ा ज्यादा किलोमीटर का रोपवे है। जोशीमठ आपने देखा होगा, जोशीमठ से अगर हम औली जाते हैं तो लगभग 10 या 12 किलोमीटर का पैदल वो है, और अगर आप रोपवे से जाते हैं, ठीक है, रोपवे से जाते हैं, ट्रॉली से जाते हैं, तो लगभग 4.25 किलोमीटर की उसकी दूरी है, और ये एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। बट ये स्टार्ट कब किया गया ये पूछा गया, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एक तो सबसे बड़ा हो गया औली है, जोशीमठ, हाँ जोशीमठ औली कहाँ पर है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपको पता है। और जोशीमठ का शायद आई थिंक थोड़ा नाम ज्योतिर्मठ बोलते हैं, और जो शंकराचार्य है वो उन्होंने वहीं पर वो किया था ना। ठीक है, तो अब ये कब किया गया था, 1990, 1993, 1995 और 1999। तो जोशीमठ से औली हेतु एशिया का सबसे बड़ा रोपवे, इसका जो आंसर है 1993 इज द करेक्ट आंसर। 1993 में क्या किया गया था, इस रोपवे को चालू किया गया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा रोपवे है, सबसे बड़ा क्या है, ट्रॉली है। औली में ही विंटर गेम्स होते हैं, आप लोग को सभी को पता है। ठीक है, तो एंड चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राज्य के प्रथम, जो हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रथम भारत रत्न, सबसे बड़ा अवार्ड है आपको पता है भारत रत्न, प्राप्त करता पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये आया है, एक गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया, बट अब किस सन में दिया गया। ठीक है, किस सन में दिया गया, कौन से ईयर में उनको भारत रत्न मिला। ठीक है, हमारे राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला, और भारत रत्न आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो सम्मान है। ठीक है, तो उनको दिया गया 1955, 1957, 1960, 1961, 1955, 1957, 1960 एंड 1961। विच ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज? 1957 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पहला सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न हो गया, कोई बताएगा मुझे दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? बड़ा क्या है?
जी ठीक है। चलिए, और जैसे सर ने बताया कि हमें पहला तो पता है, कभी हो सकता है दूसरा, तो वही उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है वो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए, राज्य के द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्त करता, पहले तो आपको पता है, अब यहाँ पर द्वितीय आ गया है, द्वितीय सेकंड। वीरता का सबसे हाँ, बड़ा पुरस्कार, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। तो आप दूसरे व्यक्ति राज्य के द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्त करता मेजर सोमनाथ शर्मा, भवानी दत्त जोशी, दरबान नेगी एंड मेजर शैतान सिंह। ओके, कोई बच्चा बताएगा दूसरे? हाँ, यस, मेजर शैतान सिंह। पहले आपके मेजर सोमनाथ शर्मा हो गए, आप सभी को पता है। राज्य की नहीं आना ना, ये पूरे देश का। अच्छा, ठीक है। तो जो दूसरी परमवीर चक्र प्राप्त करता है वो है मेजर शैतान सिंह। पहले मेजर सोमनाथ शर्मा और भवानी दत्त जोशी और दरबान नेगी आई थिंक विक्टोरिया क्रॉस, और विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी आई थिंक जो पहले विक्टोरिया क्रॉस किया था। ठीक है, हाँ हाँ 1914 दरबान सिंह नेगी जो इन्होंने पहले विक्टोरिया क्रॉस है वो। ठीक है, तो इन ऑप्शनों को भी देखना है कि किसने क्या किया, तो पहले एनालिसिस करना है तभी टिक करना है। ठीक है, कौन, चलिए आपको पता है कि सोमनाथ शर्मा तो है, अब पहले हैं दूसरे हैं, फिर उन्होंने कहा, आपने कहा भवानी दत्त जोशी तो दूसरे उसमें थे, दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस थे, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि शैतान सिंह और सोमनाथ शर्मा, तो उसमें देखिए अच्छा, फिर थोड़ा ध्यान लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। ठीक है, दोनों के नाम से ग्राउंड है रानीखेत। हाँ दोनों के नाम से ग्राउंड है। सोमनाथ ग्राउंड आप जिसके लिए आप पूरे यहाँ पर आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं 1-2 सालों से, जो सोमनाथ ग्राउंड जब रानीखेत में भर्ती होती है सोमनाथ ग्राउंड में होती है सर, बिल्कुल। और अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जब उस साइड से वहां की तरफ लाल कुर्ती साइड, तो वहां पे आपका जो जो ये मेजर शैतान सिंह है उनका भी जो ग्राउंड है। ठीक है, अच्छा, पूरा सीमेंटेड कर रखा है फॉर ट्रेनिंग पर्पस, मेला लगता है बास्केटबॉल। बहुत बड़ा मेला लगता है, 2 कंपनी की ट्रेनिंग वहाँ। अच्छा, दो, ओके। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? एक गठन कौशिक कमेटी है, उसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कौशिक कमेटी का गठन क्यों हुआ था। उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए हुआ था। ठीक है, इसकी जो मतलब शुरुआत हुई थी बहुत पहले हो गई थी, बट जो मेन इसको जो बनाया गया, फिर उसमें काम किया गया, ठीक है, इसको गठन किया गया, वो देखिए 1994, 1998, 2000 एंड 1971। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और आप सभी को पता है कि हमारा उत्तराखंड कब बना, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, समझ रहा है? तो इससे पहले गठन, पृथक राज्य को अलग, ये हमारा उत्तराखंड को अलग करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। इसको कौशिक समिति के नाम से जाना जाता है, कौशिक कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1994, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7वें का जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 1994, 1994 कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, और ये इसलिए हुआ था पृथक राज्य के लिए, उत्तराखंड जो पृथक राज्य अलग बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब या जो भी है, तो हर एक व्यक्ति को किसी को उपाधि दी जाती है कि इसको क्या कहते हैं, पागल राजा की उपाधि जाती है, किसी को तुगलक किया जाता है, कुछ अलग अलग है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में कौन सा व्यक्ति है जिसे मोहम्मद तुगलक की उपाधि दी गई? ठीक है, मोहम्मद तुगलक कहा जाता है जिस व्यक्ति को, जगत चंद को, देवी चंद को, अजीत चंद को और दीप चंद को। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देवी चंद इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, 8वें का बी, देवी चंद, जिसे कुमाऊं का, ठीक है, अलग अलग जो हमारे 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल एंड गढ़वाल मंडल, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? ठीक है, टिहरी रियासत आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसका विलय कब हुआ? वहां अलग से राजा प्रथा चलती थी आजादी के बाद भी, जैसे गोवा को कब मिलाया गया, ऐसी अलग अलग रियासतें पूरे, जब भारत आजादी से पहले पूरा भारत था वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। आपको पता है, चाहे राजस्थान से लेके वहां से लेके सब रियासत में बटे थे, सब राजा हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जब
देश आजाद हुआ, इंदिरा गांधी से लेके जब बड़े जो प्रधानमंत्री वो नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब रियासतों को भारत में विलय विलय किया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम सब एक हैं। तो ऐसी जो हमारे उत्तराखंड में टिहरी रियासत थी, ठीक है, उसके पहले जो आपको सुदर्शन, जो पहले आई थिंक जो वहां के राज प्रद्युमन शाह फर्स्ट, सुदर्शन था टिहरी रियासत के और पवार वंश में थे वो। हाँ प्रद्युम्न सुदर शाह थे, सुदर्शन शाह थे, वो आखिरी पवार वंश के शासक थे। प्रद्युमन शाह लास्ट 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 किंग ऑफ द पवार वंश के पवार वंश। उसके बाद टिहरी रियासत शुरू हुआ 1815 से 1949 तक। अच्छा उनके बेटे प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह वो पहले वहाँ के शासक थे। अच्छा, टिहरी रियासत टिहरी रियासत के जो पहले फर्स्ट किंग थे वो प्रद्युमन शाह थे। के बेटे हाँ सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह वो ऊपर, फाउंडर है वहाँ के। अच्छा फाउंडर है। हाँ, उनके पिता लास्ट थे। चलिए ठीक है, तो अब इसका विलय कब हुआ, इसको मतलब उसके बाद ये रियासत राजाएं प्रथाएं बंद हो जाएंगी, तो उनको विलय कर दिया गया कि नहीं, अब जो टिहरी वाला जो रियासत जो एरिया है वो भी जो इंडिपेंडेंट भारत है, स्वतंत्र भारत है, उसी का पार्ट है। जो संविधान जो नियम लागू होंगे वहां के जो लोग होंगे उनके लिए भी सेम होंगे। तो इसको कब विलय हुआ, 1950, 1947, 1949, 1955। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, विच ईयर? 1949। एग्जैक्टली 1949 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1949 में टिहरी रियासत को भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, कनकपाल किस वंश के शासक थे? ये सब उत्तराखंड का चल रहा है। देखिए छोटी छोटी चीजें, हम उत्तराखंड में हम सोच रहे हैं कि बहुत इजी आएगा, सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहां पे, ठीक है। कनकपाल किस वंश के शासक थे? कत्यूरी, पवार, गोरखा या चंद? इसका मतलब सभी ये उत्तराखंड के जो वंश से वो है, तो कौन से शासक? पवार वंश। डेफिनेटली पवार वंश, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पवार वंश के कनकपाल शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, पहले नौसेना के अध्यक्ष कौन है? कौन है, ठीक है। महेंद्र जोशी, देवेंद्र जोशी, अनिल जोशी एंड पंकज जोशी, पहले नौसेना अध्यक्ष, ठीक है। अलग अलग 3 आर्मी है हमारी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ठीक है, वायुसेना। तो नौसेना के जो हैं पहले अध्यक्ष कौन बने? जैसे आर्मी में जनरल बोलते हैं जिसे, ठीक है, यस। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र जोशी जो पहले उत्तराखंड के नौसेना अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट है, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद है वो कौन है? महारानी कर्णावती, माला राजलक्ष्मी, कमलेंदुमती शाह और माता मंगला। तो पहली सांसद बताइए राज्य गठन के बाद। माला राजलक्ष्मी वो अभी भी हैं, जो मैं टिहरी रियासत की बात कर रहा हूं उन्हीं की, मतलब जो टिहरी रियासत के ही अभी वो, मतलब उनकी जो पीढ़ी चली आ रही है उनके वंशज हैं ये माला राजलक्ष्मी, अभी भी जो टिहरी की जो सांसद हैं यही हैं। आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, ठीक है, तो मोस्टली तो बट कभी ना कभी देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं या बड़ी रैली करते हैं, कोई वो चीजें होती हैं, तो आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा। माला राजलक्ष्मी क्या है? पहली महिला सांसद उत्तराखंड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं आगे। सास बहू का खेत नामक स्थल है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, कोई पर्टिकुलर जगह के नाम नहीं दिया गया। अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली एंड बागेश्वर। बताइए, सास बुआरी गौड़, इन पहाड़ी अगर हम बात करें, सास बहू का खेत काफी फेमस है। आप लोग को पता है इसकी कहानी? एक बच्ची को पता है। बागेश्वर इज द करेक्ट आंसर। बिलौना में जहां पर आपका ये रोडवेज वाला जो डिपो बना हुआ है उसके आसपास वो खेत हुआ करता था, ठीक है। और इसके पीछे कहानी आपको अगर हम बताएं, ये सास बहू का खेत क्यों कहा गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमें बताया गया, जो हमारे आमा बुबू या जो भी चीज है, तो एक क्या हुआ करते थे पहले से खेती बाड़ी को, या पहाड़ में जो हुआ था वो काफी
समय दिया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था वो सारी चीजें। तो हुआ क्या कि जब निराई गुड़ाई करने का समय आया, उस खेत को, बहुत लंबा खेत था, तो खाना जो लेके गए सास बहू दोनों काम करने के लिए, तो उसको खेत के बीच में रख दिया, मतलब सेंटर में, तो कि यहाँ से सास ने गुड़ाई शुरू की, वहां से बहू ने गुड़ाई शुरू की। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो बहू को क्या कर लगी, भूख लगी, तो उन्होंने सास को कहा कि खाना खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कि जो पहले पहुंचेगा या जो उसको करेंगे तभी तभी खाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसा बताया जाता है, आई डोंट नो अबाउट दैट कि ये एक्चुअल है सारी चीजें। तो जब तक वो खाने तक पहुंचते, गुड़ाई क्योंकि पूरा हुआ नहीं, बहुत लंबा खेत हुआ करता था, तो उनके क्या हो गई थी, बहू की डेथ हो गई थी या कुछ ऐसा बताया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए उस खेत को सास बहू का खेत कहा जाता था। अभी बिलौना में इसको है, बागेश्वर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सास बहू का खेत, पहाड़ी में बोलते हैं सास बुआरी गौड़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उत्तराखंड में जो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, ये अलग अलग चीजें हैं, है ही नहीं है। देखिए विधानसभा राज्य की होती है, लोकसभा राज्यसभा आपके सेंट्रल में, जो संसद भवन में आपको पता है, उसके अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग इलेक्शन होते हैं। एक होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के, एक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है। तो जो विधायक होते हैं वो एमएलए हुए, एमपी हुए, सांसद। तो उत्तराखंड राज्य में जितने भी 13 जिले हैं, इसमें एमपी के लिए कितने सीटें हैं, कितने सांसद चुने जाते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन है 70, 3, 2, 5, 5 सांसद चुने जाते हैं उत्तराखंड से, ठीक है। कौन चुने जाते हैं? और अगर हम अपने क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो यहां से जो अभी सांसद है, कौन है? अजय टमटा, ठीक है। अजय टमटा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर संसदीय जो क्षेत्र है, इस वाले जो क्षेत्र है, इसके जो सांसद हैं वो कौन है? अजय टमटा जी हैं, ठीक है। और उत्तराखंड से अगर हम राज्यसभा की सीटें की बात करें तो अनिल बलूनी। और कितनी सीटें हैं राज्यसभा उत्तराखंड से? एग्जैक्टली 3 सीटें हैं। और विधानसभा की 70 सीटें, जो आपको पता है बागेश्वर के 2 हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, अल्मोड़ा के 7 हैं, आई थिंक कितने हैं, अलग अलग उसके हैं, ठीक है। तो 70 विधायक चुने जाते हैं, 5 क्या कहते हैं सांसद चुने जाते हैं, और 3 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में आपको पता है कि हर दूसरे साल 1/3 जो है वो रिटायर होते रहते हैं 6 साल के कार्यकाल के बाद, ठीक है। हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चौथा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू किया गया? उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट, और इसको आंसर बताने से पहले मैं बता, पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य? राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, कि पहला राज्य राजस्थान ने शुरू किया था। और उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट लागू किया गया 2016, 17, 18, 19। डेफिनेटली एग्जैक्टली राइट आंसर, 2016 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड में जो पंचायती राज एक्ट हुआ वो 2016 में शुरू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन कर दिए। टर्न योर क्वेश्चन पेपर्स एंड 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल वंश का अंतिम राजा, जो मुगल वंश है, आपको पता है किसने नींव रखी थी मुगल वंश की? बाबर ने। तो और उसका अंतिम राजा पूछ रहे हैं। बाबर ने नींव रखी, बट अंतिम, ठीक है। अकबर, बाबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। डेफिनेटली बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक, अंतिम राजा थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी जो मकबरा है वो कहाँ पे बनाया हुआ है? हाँ, तो मकबरा इनका वही होगा, रंगून में। हाँ, बर्मा, जिसका पुराना नाम बर्मा, और अभी रिसेंटली नाम क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। और बर्मा पहले होता, रंगून उसकी राजधानी हुआ करते थे। तो वहां पे बहादुर शाह जफर की क्या है, मृत्यु हुई थी, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? हर देश की अपनी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, इंटरनल इंटेलिजेंस होती है। तो
अलग अलग, जैसे भारत की क्या है, रॉ, सीबीआई वगैरह जो भी कहते हैं आप, रॉ, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, ठीक है, रॉ है। पाकिस्तान की आईएसआई है, और अमेरिका की एफबीआई है, और अलग देश की अलग अलग खुफिया एजेंसी होती है। तो मोसाद एक खुफिया एजेंसी है, वो किस देश की है, जापान की, चीन की, अमेरिका की या इजराइल की? डेफिनेटली इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुफिया एजेंसी मानी जाती है मोसाद। अपने जो ऑपरेशन है या जो भी चीजें करनी है उसमें काफी जो उनकी सक्सेस है बहुत ज्यादा है, इजराइल की जो मोसाद है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दो चार जो मेन मेन कंट्रीज हैं, एटलीस्ट 5 या 10 देशों की, उनके याद कर लीजिए, उसी में से पूछा जाता है। मतलब बहुत छोटे देशों की या जो ज्यादा वो नहीं है उनकी नहीं पूछी जाती है। मेनली जो वेल डेवलप्ड कंट्री है, लाइक दिस ब्रिटेन, जापान, चीन, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, भारत, या जो ऐसे सुने हुए नाम है तो उसी के पूछा जाता है मोस्टली। अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो ऐसे है, ठीक है। तो आप 8-10 अगर कोई खुफिया एजेंसी अलग अलग देशों की पढ़ लेंगे तो वही उसी में से कोई क्वेश्चन हो सकता है पूछे, क्योंकि पूरा वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। कुछ भी पूछा, प्रश्न आने हैं केवल 30-40, और पूरा सिलेबस है, पूरा वर्ल्ड का भूगोल, वर्ल्ड का इतिहास, ये पूरा ये चीजें कुछ भी पूछा जाए, और क्वेश्चन आएंगे 1-2, और पढ़ना सब कुछ है कि नहीं? तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पर हम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पर वो किया गया है। एक समीकरण, कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के तहत हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल करना है, ठीक है। ये रीजनिंग है और इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन है, सेवन एंड 79 क्या करना है, 11, ठीक है। ये दिया गया है हमें 9, उसके 7 = 32। तो अब आपको ये करना है, कभी भी हम रीजनिंग में जो दिया गया है उसको देखते हैं कि वो कैसे आया है, किस मेथड से निकाला है, उसको काट फाट के, गुणा करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, घटा के, या जो भी चीजें कही है वो देखना है। तो ये 9 और 7 को ऐसा किया गया है कि 32 आया है। 13 और 7 को क्या किया गया कि 120 आया है। 17 और 9 को क्या किया गया कि 208 आया है। जो मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, जिसमें ऐसे है तो वही चीज हम इसमें अप्लाई कर देंगे जो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 9 और 7 को ऐसा क्या करें कि हम 32 आ जाए। जैसे 9 7 16 का तो 32 आ गया। अगर सपोज दैट एक बात करें तो क्या वही चीजें इसमें भी अप्लाई हो रही है? 13 और 7 क्या 20 को दुगना कर रहे हैं तो 40 होगा, 120 हो नहीं सकता। 17 और 9 अगर हम करें तो 26, और 26 का दुगना 208 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मेथड हम नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, 9 और 7 को गुणा करें, पलट दें, नहीं हो रहा, 13 का भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, 9 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो रहा है? 81। 7 का भी स्क्वायर कीजिए, 49 और इसका हो रहा है 81। अब इनको माइनस कीजिए, 81 और 49 को, 32। अरे 81 है, वहां पर 49 है, तो 31 ही हो गया, एक यहां से बच गया 50 से। 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, तभी होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 156। 13 का स्क्वायर 169। 7 का और 50 का 169 में से 49 घटाइए, 120 करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है हमें? पहले और दूसरे का स्क्वायर करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आप देखते हैं, 19 और 11 का वो निकालिए। 19 का कितना होता है स्क्वायर? 19 × 19 याद है
371, 371 का 121, ठीक है। 200, सॉरी, यस डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 240 जो इसमें देखिए 150, नहीं 250 नहीं, 250 आ रहा है, घटा के तो 371 और 121 ऑप्शन नहीं है उसमें। नहीं आपका 19 240, 240, बहुत बढ़िया, स्क्वायर गुना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी 240। हमें करना क्या, जो दिया गया है देखिए, हम पहले सारी चीजें अप्लाई करेंगे कि इसको गुणा करके हो रहा है, डबल करके हो रहा है, पलट के हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था। तो हमने फिर दोनों का स्क्वायर किया, हो सकता है स्क्वायर करके भी ना हो, क्यूब करके हो सकता है जब हमने माइनस किया हो सकता है प्लस करके हो, गुणा करके हो, भागा करके हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि रीजनिंग है। तो जो हमें दिया गया पहले वो एक ऑप्शन को देख लीजिए, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए थे, चौथे को निकालना था। एक देख लीजिए, एक में अगर वो चीजें हो रही हैं तो सेम में वही चीजें होके लास्ट में वही निकालना आपको। ये बनाया है वेरी गुड, बड़े, इसका मतलब कर रहे हो बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम रीजनिंग से है। यदि 16 भागा 4 बराबर 74, आपको क्या दे रखा है 16 भागा 4 बराबर 74, 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 74। अब देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि 4 का और ये भागा करेंगे तो 74 आएगा, कुछ ऐसा तो हो नहीं, बट ये वो है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 भागा 81 भागा 9 इक्वल टू 99। आपको फाइंड करना है 55। अब वही चीज है जो दिया गया है उसको देखना कि 74, 33, 99 आया कैसे। ऐसे क्या किया जाए कि 70 क्या करें 21 और 7 को करें 33 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कैसे किया गया है। ओके वेरी गुड, कितने लोगों ने किया है? गुड गुड गुड। ओके, तो इसमें क्या किया गया है, जो आगे वाली डिजिट है 16, 21, 81, 55, इनको जो 2 डिजिट है उनको जोड़ दिया गया। क्या किया 6, ये 16 है, 1 और 6, तो 1 और 6 प्लस कर देंगे तो क्या 7 आएगा ना, 7 आ गया। जो भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार, लिख दिया 74, यहाँ पे 4 आ गया। सेम चीज करेंगे, दूसरी चीज नहीं करेंगे दूसरे वाले में, सेम इसको भी 2 और प्लस कर देंगे, क्या आएगा 3, और ये 21 है, 7 का भागा 21 में देंगे कितने बार 3 बार, 33 आ गया। सेम यही 8 + 1 को 9, और 9 का 81 में जाएगा 9 बार। सेम यही करेंगे 5 + 5 10, ठीक है, और 5 का इसमें जाएगा तो 11 बार। ठीक है, तो 10 और 11, 10 and 11 इज द विच इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे और बहुत सारे बच्चों ने किया। इसका मतलब जब हमने प्रीवियस टाइम क्लासेस ली थी रीजनिंग के, बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए थे, तो उससे अब आपको आइडिया हो गया कि रीजनिंग कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये वाले रीजनिंग वाले, इस टाइप वाले मुझे भी नहीं पता था वैसे, जब ये क्लास पिछले वाले में, तो जब हम लोगों ने आर्मी की बहुत सारी, कम से कम रीजनिंग का थोड़ा सा हमें पता लग गया, थोड़ा सा अप लेवल बोल सकते हैं, थोड़ा सा। हाँ, और इसमें अभी आप थोड़ा सा अगली बार हम कोशिश करें ब्लड रिलेशन वाले, ब्लड रिलेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि पापा का किससे संबंध है, उसका वो बेटी है, तो वो वाला, ये वाला एक क्वेश्चन हो सकता है वो है, तो उसमें थोड़ा ब्लड रिलेशन वाले में ध्यान रखेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत तापमान क्या है। जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है जो प्लैनेट है, उसका औसत तापमान, औसत तापमान का समझते हैं औसत, कहीं पर 50 डिग्री गर्मी है, कहीं पर -30 डिग्री ठंडा है,
कहीं पर 18 है, कहीं पर 20 है। तो ओवरऑल हम पूरे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर देखें तो कितना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री एंड 20 डिग्री, 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे अर्थ पृथ्वी है उसका एवरेज टेम्परेचर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता का सदन किसे कहा जाता है? जनता, ठीक है, पब्लिक जो हम जो यूं है, उसका सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा को और सुप्रीम कोर्ट को? किसे कहा जाता है? डेफिनेटली लोकसभा को। क्यों कहा जाता है लोकसभा को? हमारे राज्य के जो एमएलए होते हैं, गए होते हैं, राज्य के प्रतिनिधि, डेफिनेटली, और राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है। मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती उनको, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी एमपी एमएलए हैं उनको जनता चुनती है, तो इसलिए वहां पे वो जो बैठते हैं लोकसभा में जो है उसको जनता का सदन इसलिए कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वहां पे जनता नहीं इलेक्ट करती है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी मेन जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के, देश के, तो उनको आप याद कर लीजिए, उनकी लिस्ट बना लीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो मेन इंपोर्टेंट होंगे 20 से 30 होंगे। मेन हर राज्य में 1-2 होते हैं, और उत्तराखंड के जो पहला सबसे बड़ा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से या उसकी दृष्टि से आप लिस्ट बना लीजिए एक बड़े रजिस्टर के पेज में, वो 20, 25, 30 याद कर लेंगे, उसी में से एक आ जाना है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए। और हिमिस राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, हिमाचल में है, मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। कौन से राज्य में है हिमिस? जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। रिसेंटली वी सेलिब्रेट द होल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। 31 मई, 28 फरवरी, 31 जुलाई एंड 31 अगस्त। 31 मई अभी रिसेंटली मनाया गया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, इसको अवेयरनेस किया जाता है कि हमें जो किसी भी प्रकार का टोबैको है उसको नहीं खाना है, जिससे कि मतलब उससे क्या होता है, हमारे कैंसर्स वगैरह या होने के खतरे बढ़ जाते हैं, हमें बीमार बढ़ जाते हैं। तो किसी प्रकार का टोबैको हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनाल डेडेस का राष्ट्रीय पक्षी है। अब कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, राष्ट्रीय और राज्य में डिफरेंस नहीं करते, जल्दबाजी में हो सकता कोई उत्तराखंड लिख दे या कुछ कर दे। यहाँ पर ऑप्शन तो वैसे देश के दे रखे हैं, बट यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा गया है, किस देश का है। हमारे उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है मोनाल, बट किसी देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। जैसे हमारा मोर है, वैसे अलग देश का मोनाल है। तो श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, नेपाल। नेपाल का सिंपली है क्योंकि वो हिमालयी पक्षी है मोनाल। यस और नो? हिमालय मतलब हाइल्टी वाले एरिया में रहता है। तो श्रीलंका तो ऐसा है नहीं, श्रीलंका नीचे है, तो नेपाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग 2000, 2006, 15, 18? 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, नीति आयोग के अध्यक्ष। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो नीति आयोग के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर भी इसमें सिलेबस है। ठीक है, तो कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चंस कोई भी पूछे जा सकते हैं। स्कैनर इज द विच टाइप ऑफ डिवाइस? यहाँ पर पूछा है कि जो स्कैनर होता है, जो हम कोई भी सपोज अगर आपको इस पेज को स्कैन करना है तो आप क्या करते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्कैनर। आप इसको ऐसे रखेंगे और इसको स्कैन करेंगे तो जो इसमें मैटर है वो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या हो जाएगा, एक पेज डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है यूजर पे कि आप उसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, एज ए पीडीएफ, एज ए जेपीजी, या पिक्चर फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, वर्ड, एक्सेल, अलग में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फोटोस्टेट क्या होता है कि आपको एज इट इज आएगा, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। बट स्कैनर में क्या होता है कि इसको आप स्कैन करने के बाद इसमें अगर आपको कहीं पर एक लाइन में क्या कोई चीज आपको चेंज करनी है तो आप डॉक्यूमेंट वो बना के उसको चेंज कर सकते हैं, देन सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, कंप्यूटर में कई प्रकार 3 प्रकार के डिवाइसेस होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट।
प्रोसेसिंग तो सीपीयू हो गया, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। और जो डिवाइसेस हैं, इनपुट और आउटपुट, ये बहुत है। तो ये स्कैनर है, वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। इनपुट क्यों कह रहे हैं आप, आउटपुट क्यों नहीं कहा आपने? वो इनपुट दे रहा है, हमें आउट नहीं दे रहा है। आउट मतलब रिजल्ट नहीं दे रहा, आउटपुट नहीं दे रहा वो, ठीक है। हमें तो इनपुट और आउटपुट में, जब हम कोई डिवाइस हम यूजर उसको क्या कहते हैं, हमें इनपुट देता है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस। आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट। आउटपुट, आउटपुट, पुट मतलब देना, ठीक है। जो हमें आउटपुट देते हैं, फाइनल रिजल्ट देते हैं। जैसे स्पीकर हो गया, गाने आपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से बजाए, बट आपको जो साउंड आ रही कहां से आ रही? स्पीकर से, तो वो आउटपुट हो गया। आपने प्रिंट कमांड दिया, आपको पेपर प्रिंट करना है कंप्यूटर लैपटॉप से, आपने कंट्रोल पी किया और प्रिंट आउट कहां से आएगा? प्रिंटर से आएगा, तो वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। जो आपको रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देगा, वो आउटपुट हो जाएगा। और इनपुट क्या होगा? जिससे आप क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो आपको अलग वो कर रहे हैं, वो इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, हाँ सीडी डिस्क, के सब इनपुट डिवाइस है। बाकी सब मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। रिमोट इनपुट हुआ, आप यहां से वो कर रहे हैं ना, इनपुट हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एंड प्रोसेसिंग में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1024 1024 KB इक्वल टू व्हाट? 1 GB, 1024 MB, 1 TB या 1 MB? 1 MB, ठीक है। सबसे, क्योंकि KB से बड़ा क्या होता है, उसके बाद MB होता है, MB के बाद GB होता है, GB के बाद TB होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में जो स्टोरेज में होती है, बिट बाइट, फिर देन KB, देन MB, देन GB, देन TB, देन अलग अलग उससे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो सब एक 1024 ही होगा, 1024 ही होगा, ठीक है। 1024 KB इक्वल टू 1 MB एंड 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, वही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन चुनने के लिए 25 वर्ष वैसे वैसे तो 30 वर्ष होता है राष्ट्रपति का मिनिमम, जो हम दावेदारी कर सकते हैं। नहीं। और 3 जो संवैधानिक पद हैं, बिल्कुल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संवैधानिक पद देश में कितने हैं? 3 है। तीनों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 35 से 35 वो नहीं कर सकते, जो नहीं, चुनने वालों की नहीं है, निर्वाचन के लिए। इफ यू वांट टू बिकम, अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए, इसका मतलब कहने का मतलब है। ये चुनने का तो कोई जो एमएलए है, एमएलए वो, या जो क्या करते हैं, इसमें सभी राष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति, उसमें तो ये तो एमपी भी वोट देते हैं, एमएलए भी वोट देते हैं वैसे, ठीक है। हाँ। लेकिन उनका जो है परसेंटेज अलग अलग होता है, रेशियो अलग है, उसको एकल संक्रमणी विधि बोलते हैं। सांसद राज्यसभा का होगा उसका अलग होगा, और जो विधानसभा के होगा तो उसका अलग रेशियो होगा, अलग रेशियो होगा। हाँ। तो दोनों फिर सभी जुड़ेंगे, जिसके अप होंगे वो बनेगा, ठीक है। हाँ, 35 एज, ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन है। आप लोग को भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी, चाहे जीपीएस चल रही है, एबीएस चल रही है, या एलईडी चल रही है, वाईफाई चल रही है, जितने भी चीजें चल रही है, उनके बारे में जानना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, या ये क्या करते हैं, ठीक है। जैसे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एबीएस, एंटी लॉक्स ब्रेकिंग सिस्टम, जो एबीएस गाड़ियों में लगा रहता है। तो यहाँ पर जीपीएस पूछा हुआ है, ठीक है, हर डिवाइस में लगी रहती है, हर जगह लगी रहती है जीपीएस। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उससे क्या हो जाती है, उसकी लोकेशन का पता ट्रैक किया जाता है कि पर्टिकुलर चीज कहां पर है, उसकी लोकेशन, इसी का नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है,
फादर ऑफ इंटरनेट, हम सभी लोग आजकल इंटरनेट यूज करते हैं, पर डे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, तो हमें पता है कि इसका फादर किसे कहा जाता है इंटरनेट का। चार्ल्स बेबेज को, विंटन ग्रे सर्फ को, सुंदर पिचाई को, केविन सिस्ट्रोम को। ऑप्शन नंबर बी विंटन जी सर्फ बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट में है, विंटन ग्रे सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, जो पहला ऑप्शन है। और सुंदर पिचाई आपको पता है पहले गूगल के सीईओ थे, अभी अल्फाबेट के सीईओ हैं, ठीक है, अल्फाबेट के सीईओ हैं। एंड केविन सिस्ट्रोम्स जो लास्ट ऑप्शन है, ये आपके क्या है, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, जो हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके क्या है, सीईओ है, ठीक है, फाउंडर है, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो अब आप इसको चेक कर लीजिए कि कितने ऑप्शन आंसर आपके सही हुए, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई उतना पट्टा 30 करके राउंड करके सबसे ऊपर में लिखो, ठीक है, उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं जब भी क्लासें होती हैं, जब भी वो चीजें, ठीक है। ओ थैंक यू सो मच एवरीवन।